Good morning, students. In our online class, yesterday we discussed the poem Boys Song and also the theme and the possible questions of the poem. Before that, we had studied the poem Noble Nature, and also with that, I tried to explain the stanzas, meanings of the lines. But today, now, we are going to discuss about the central idea, theme and possible questions of that poem, Noble Nature. Right? So, let's start. As you can see, the poem, Noble Nature. So, the first possible question for this year's exam could be, what is the central idea of the poem? What is the central idea of the poem? So it says, long life and big size, लंबा जीवन और केवल आकार में बढ़ना, is not a sign of excellence. ये किसी व्यक्ति की विशेषता नहीं दर्शाता है, किसी की भी विशेषता नहीं दर्शाता है. Even a short life can be perfect. जबकि एक शॉर्ट लाइफ, कम जिए लेकिन उत्तम जिए, अच्छा जिए, अच्छे गुणों से जिए, अच्छे काम से जिए. लॉन्ग लाइफ इज नॉट परफेक्ट इफ इट इज नॉट इवेंटफुल. लंबा जीवन किसी काम का नहीं है अगर उसके अंदर कोई आपने काम नहीं किए. काम का मतलब ये नहीं है कि सुबह उठ के मेरा ब्रश करना या कपड़े धोना या स्कूल जाना, ये नहीं. इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जिसको हम गुण कहते हैं. हमारे मानवता के गुण, दया, सद्भाव, सौहार्द, ये सब चीज़ों को जब हम प्रदर्शित करते हैं, किसी के काम आना, किसी की मदद करना, ये सारा इवेंटफुल कहलाता है. ऑन द अदर हैंड, अ शॉर्ट लाइफ इज परफेक्ट इफ इट इज फिल्ड विथ ब्यूटी. छोटा जीवन सुंदरता से, छोटे छोटे काम से, सुंदर कामों से अगर बढ़ जाता है तो वो बड़ा उपयोगी हो जाता है. इन माई प्रीवियस क्लास, इफ यू रिमेंबर, आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ स्वामी विवेकानंद. ही लिव्ड अ वेरी शॉर्ट लाइफ. छोटा जीवन जिया, लेकिन even today the world remembers him. Why? Because for his eventful life, because for his deeds. The poet Ben Jonson in the poem The Noble Nature talks about what makes a man noble. इस poem में उसने ये कहा कि एक इंसान को उत्तम, सबसे अच्छा क्या बनाता है. कोई तो चीज़ होती है जिससे अच्छा बनाता है. एक प्याज और एक गुलाब के अंदर क्या चीज़ है जो उन दोनों को अच्छा बनाती है? दोनों के गुण. अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी प्याज को भी अच्छा कह रहे हैं और गुलाब को भी अच्छा कह रहे हैं. देखिए, जो जिसकी फितरत है, जो प्रकृति है, अगर वो नहीं करती, जैसे हमारा मानव स्वभाव है. वाई गॉड हैज मेड अस सो इंटेलिजेंट, अ ह्यूमन बीइंग हैविंग वर्किंग हैंड्स, हैविंग वर्किंग लेग्स, हैविंग अ माइंड, शार्प माइंड. क्यों? इसका रीजन मैं बताता हूँ. सपोज यू स्मेल अ रोज, गुलाब को सूंघते हो तो उसमें से कौन सी खुशबू आनी चाहिए? गुलाब की, द फ्रेग्रेंस ऑफ रोज. लेकिन अगर उसमें से प्याज की खुशबू आ जाएगी तो वो आपको लगेगा ये गुलाब नहीं है. और प्याज में से अगर गुलाब की खुशबू आएगी तो आप कहोगे ये प्याज नहीं है. सो बाय बॉर्न ट्रेड्स, जन्मजात गुण होते हैं हमारे अंदर. ईश्वर जब किसी बच्चे का जन्म, जब यहाँ पे किसी को भेजता है, किसी आत्मा को, एक जन्म होता है बालक का, बालिका का, तो अपने साथ भी वो नेचुरल ट्रेट्स लेके आते हैं. जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, शरीर तो बढ़ता है, वो काम करने की शक्ति भी बढ़ती है, लेकिन अगर उसको हम उपयोग में नहीं लाते हैं तो हमारा जीवन किसी काम का नहीं है. स्वामी विवेकानंद भी तो हमारा जैसे कोई आम इंसान थे, बट उनके गुणों ने, उनके काम ने उनको महान बनाया. He compares man to a sturdy oak, विशालकाय, लंबा चौड़ा ओक 300 साल तक जीता है. And to delicate lily in order to do this. कवि क्या करता है? दो ऑब्जेक्ट को लेता है, एक ओक को और लिली को. ओक जो 300 साल तक खड़ा रहता है और अंत में एक लकड़े का टुकड़ा ढेर बन के बैठ जाता है. 300 साल में उसके पास कोई उपलब्धि नहीं है और ना कोई उसको याद रखता है. बट लिली फॉर डे, फ्लावर ऑफ लाइफ, एक दिन उसकी उम्र है, लेकिन वो जीता है और सबको खुशी देता है. Growing physically like a bulky tree or living long like oak does not make a man a noble being. केवल शरीर से बढ़ना,
आकार बढ़ाना किसी को उत्तम नहीं बनाता है। The huge, strong and aged oak will soon become a lifeless, dry and withered piece of log. जल्दी ही वो 300 साल तक जो खड़ा हो उसके भी उस समय आएगा और समय के साथ वो भी उजड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। So too will be the fate of man. और यही इंसान का भाग्य भी है। जो मनुष्य पैदा हुआ है, the person who is born will have to die one day. एक दिन मरना है, ये तो it's a fact, it's a truth, and we have all have to accept it. But between this, there is a long journey of life. जीवन की बहुत लंबी यात्रा है और उस यात्रा को हमें पूरा करना होगा। और कैसे? उत्तम गुणों से, अच्छे काम से, ताकि हमारी जीवन यात्रा में हमको याद रखा जा सके। Who is only blessed with long life and physical and material well-being. अच्छा देखिए, कवि क्या कहता है कि एक ह्यूमन बीइंग ही ऐसा है जिसको लंबी लाइफ तो मिली है, साथ में मटेरियल्स भी मिले। हम किसी जानवर को देखते हैं, उनके पास कोई मटेरियल्स नहीं है, भौतिक सुख सुविधा नहीं है। इंसान ने अपने बुद्धि से, विद द हेल्प ऑफ हिज माइंड, इंटेलिजेंस, ही हैज क्रिएटेड द थिंग्स व्हिच ही नीड्स। उसको जो चीज़ चाहिए वो बना लेता है। और फिर भी अगर हम अपने जीवन को वी कांट मेक इट नोबल, उत्तम नहीं बना सकते, तो किसी काम का नहीं है। The lily plant has a short life. It blooms in May. मई के महीने में खिलता है। ये blooms का मतलब होता है खिलना। And is very beautiful. बहुत सुंदर होता है। Although the flower has lifespan of a day. जीवन का एक दिन होता है। And falls and dies by nightfall. रात्रि होते होते तक वो गिर जाता है, मुरझा जाता है। It spreads beauty and delight in that short period. लेकिन उस छोटी सी अवधि में भी वो अपना काम कर जाता है। वो जिस खुशी को देने के लिए, जिस उल्लास को देने के लिए बनाया गया था, वो अपना काम पूरा कर देता है। The poet feels that a meaningful life, like the lily flower, कि जैसे उद्देश्यपूर्ण जीवन एक दिन का जिया, लेकिन अपना उद्देश्य पूरा करके गया वो, is what makes a man noble. इसी से, ऐसे ही गुणों से अगर हम भी ऐसा ही करें, हम उत्तम बनेंगे। And even though a man's life is short, it can be perfect life. फिर भले ही हमारा जीवन छोटा ही क्यों ना हो जाए, लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, बीमारी हो जाती है, लेकिन फिर भी उसके पहले जो उन्होंने काम किए होते हैं उसके लिए उनको याद रखा जाता है। Human life can be perfect if it is made meaningful, worthwhile और beautiful. अगर उसको सुंदर, उपयोगी, दूसरों के जीवन, दूसरों के लिए उपयोगी बनाएंगे। और यही हमारे विभिन्न धर्मों में, शास्त्रों में, धार्मिक पुस्तकों में, यही हम हमारे घर के बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं और ऐसा ही हमको जीवन जीना चाहिए। एक लास्ट लाइन है, you can see the theme of the poem is the contrast, you know contrast, black and white, red and yellow, इसको contrast बोलते हैं, between a meaningless long lifespan, एक लंबा अर्थहीन जीवन, and a short span full of heroic and virtuous deeds, और एक छोटा जीवन जो पूरे साहसिक कार्यों से, उत्तम कार्यों से भरा है। So remember, after this class, ये वीडियो जिस दिन अपलोड होगा, जब अपलोड होगा, after this video I will upload this theme too, so that आप इसको पढ़ सके and you can revise and learn the poem very in good manner, okay? और next time, अब ये दो पोएम के जो क्वेश्चंस है, जो आपके पास में थीम भी है, तो इनके माध्यम से, इसके हेल्प से try to give the answer of the theme and the questions which I asked. Okay? Thank you. गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो एलिमेंट्स एंड हेलो एलिमेंट्स में आज हमारा 5वां लेसन है। हम पिछले लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस किया, अब हम नॉमेनक्लेचर डिस्कस कर रहे हैं, हेलो एलिमेंट्स एंड एल्किल एलिमेंट्स। हमने यहाँ तक डिस्कस किया था कि एक कार्बन और हेलोजन जुड़े होते हैं तो साधारण नाम में हम उसको मेथिल क्लोराइड बोलेंगे, यानी साधारण नाम में एल्किल शब्द का यूज करते हैं। अगर इसकी जगह ब्रोमाइड हो तो मेथिल ब्रोमाइड। तो ये टाइप भी मैं इसलिए आपको डिस्कस कर रही हूँ कि टाइप भी आपको ध्यान रहे कि किस टाइप का ये हेलो एल्किन या एल्किल हैलाइड है। ये प्राइमरी टाइप के तीनों, और ये आइसोप्रोपिल।
और इसमें एक मैं आपको और एक्स्ट्रा समझा रही हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स भी है, समावयवी भी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम में आ गया C3H7Cl के समावयवी बनेंगे या आइसोमर्स बनेंगे। C3H7Cl आपको कितने दो समावयवी बनेंगे, तो इसके दो समावयवी बनेंगे, एक नॉर्मल और एक बनेगा आइसो। तो इस टेबल से आपको चार चीजें, एक आपको स्ट्रक्चर पता चल रहा है, एक आपको प्राइमरी सेकेंडरी किस टाइप का, ये सेकेंडरी टाइप के हैं, और साधारण नाम प्लस IUPAC नाम, और जो चौथा है वो आपको पता चल रहा है इसके समावयवी। यानी इन दो के समावयवी नहीं बनेंगे, 3 कार्बन से हम समावयवी भी बना सकते हैं। तो ये एक दूसरे के क्या है, स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक समावयवी है। ये नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड और ये आइसोप्रोपिल क्लोराइड। अगर कार्बन 4 हैं यानी C4, H9 और Cl, एग्जाम में आगे इसके समावयवी बनेंगे। तो देखिए आपके इसके कितने समावयवी बनेंगे, 1, 2, 3 एंड 4, 4 समावयवी बनेंगे। लेकिन इनके नाम क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन इनका संरचना सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। अगर आप नॉर्मल ब्यूटीन लोगे तो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9Cl, अगर आप आइसो लोगे, टर्शरी लोगे, सेकेंडरी लोगे तो भी आपका क्या होगा, नॉर्मल जो स्ट्रक्चर रहेगा वो स्ट्रक्चर चेंज होगा, लेकिन जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो 1, 2, 3, 4, 1 से हेलोजन जुड़ा है तो ये भी किससे हो गया, प्राइमरी। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास वाला कार्बन देखिए एक ही कार्बन है, अगर यहाँ पे कोई कार्बन हो तो ही उसको सेकेंडरी और टर्शरी बोलना, बाकी अपने को प्राइमरी। तो ये टाइप कौन सा हो गया, प्राइमरी। नाम क्या हो गया, साधारण। साधारण कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटिल यानी नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड। IUPAC में हो जाएगा 1 क्लोरो ब्यूटेन। फिर है एक, ये देखिए आप, ये हेलोजन किससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा है। ये किससे जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन से, तो ये किस टाइप का हो गया, सेकेंडरी। तो टाइप क्या हो गया, सेकेंडरी। अब इसका IUPAC नाम हो गया, एग्जाम में आ गया कि इसका IUPAC नाम लिखो, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, 1, 2, 3, 4, 2 क्लोरोब्यूटेन, ये नंबरिंग हो जाएगी आपकी। जहाँ से हेलोजन पास पड़ता है वहाँ से नंबरिंग करते हैं। IUPAC में 2 क्लोरोब्यूटेन, लेकिन सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, द्वितीय ब्यूटिल क्लोराइड बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो हेलोजन है वो किससे जुड़ा हुआ है, द्वितीय कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी, यानी सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। एग्जाम में पूछ सकते हैं सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड की संरचना बनाइए और उसका IUPAC नाम लिखिए। फिर है, अब इसको हम आइसो वर्ड यूज नहीं करेंगे। आइसो वर्ड का यूज कब करते हैं, जब एक कार्बन से 2 मैथिल। अब यहाँ देखिए इसमें भी कार्बन कितने, 4, 1, 2, 3, 4 कार्बन 4 हैं, लेकिन हाइड्रोजन कितने, 9 हैं। सेम इसमें भी वो स्ट्रक्चर, यही ये भी, लेकिन सबका क्या है, संरचना बदल गई, स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ये नॉर्मल, ये सेकेंडरी, ये आइसो। इसको आइसो इसलिए बोलेंगे क्योंकि एक कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, 2 मैथिल से, लेकिन टाइप क्या होगा, प्राइमरी। क्यों होगा प्राइमरी, क्योंकि हेलोजन आपको देखिए, ये हेलोजन है, ये हेलोजन किससे जुड़ा हो, इस कार्बन से, और ये कार्बन केवल इसी कार्बन से जुड़ा हुआ, तो टाइप इसका क्या हो गया, प्राइमरी। तो ये भी प्राइमरी का, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटिल क्लोराइड। अब IUPAC में हम चेन चूज करते हैं, तो चेन वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हेलोजन पास पड़ते हैं, 1, 2, 3 या 1, 2, 3 ये भी ले सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि ये नंबरिंग यही है, हम ये भी ले सकते हैं। तो 1 पे क्या है, क्लोरो, और 2 पे क्या है, मैथिल। तो 1 क्लोरो 2 मैथिल। मैथिल जो प्रतिस्थापी CH3 होते हैं उनको हम मैथिल बोलते हैं, और अगर प्रतिस्थापी C2H5 होते हैं हम क्या बोलते हैं, एथिल।
और C3H7 हो तो प्रोपीन। तो इसका नाम क्या हो गया 1-chloro-2-methyl। कितने कार्बन है 1 2 3 प्रोपेन 1-chloro-2-methyl प्रोपेन। फिर C4H9Cl का चौथा समूह। अब इसमें देखिए हेलोजन टाइप्स, ये टर्शरी टाइप का है। कैसे? ये हेलोजन किससे जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, और ये कार्बन देखो आप इस कार्बन से भी जुड़ा, इस कार्बन से भी जुड़ा और इस कार्बन से भी जुड़ा। इसका मतलब ये किस टाइप का हो गया तृतीयक, यानी टर्शरी। इंग्लिश में टर्शरी और हिंदी में तृतीयक टाइप का हेलाइड हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे तृतीयक। अब कार्बन टोटल सब गिनते हैं, कार्बन कितने 1 2 3 4, कार्बन कितने हो गए 4। तो टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड या तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, टाइप टर्शरी तृतीयक, और इसका साधारण नाम क्या हो गया तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड या टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड। Br हो तो ब्रोमाइड। IUPAC में हम चेन चूज करेंगे। चेन हम वो ही चूज करते हैं जो सीधी हो और नंबर ऑफ कार्बन्स क्या उसमें ज़्यादा हो। आप देखिए अगर मैं यहाँ से चूज करती हूँ तो, और हेलोजन भी आने चाहिए, तो 1 2 3 इधर से चुनती हूँ तो भी 1 2 3, लेकिन ये सीधी चेन है। जहाँ तक हो सके सीधी चेन चूज कीजिए आप। तो कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं हम। इधर से करेंगे तो भी 2 पे क्लोरो आ रहा है, इधर से करेंगे 1 2 और 3, 2 पे क्लोरो 2 पे मेथिल, 2-chloro-2-methyl प्रोपेन, यानी 2-chloro-2-methyl प्रोपेन। अब IUPAC में तो आपने लिख लिया, लेकिन साधारण नाम में क्या हो गया ये कितने कार्बन है 1 2 3 4, तो इसको हम बोलेंगे टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड। अब 5 C5H9 C5H11Cl, ये जनरल फॉर्मूला है। अगर कार्बन 5 हो और हाइड्रोजन कितने हो 12 हो तो हम पेंटेन बोलते हैं, और एक H को हटा के हमने क्या लगा दिया हेलोजन लगा दिया, तो वो हैलाइड्स हो गए। अब सबसे पहले हम कार्बन देखिए 1 2 3 4 5, कार्बन कितने 5। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि टाइप कौन सा है। हेलोजन देखिए आप, हेलोजन किससे जुड़ा इस कार्बन से। अब इस कार्बन को देखिए ये किससे जुड़ा हुआ एक ही कार्बन से, यानी ये हो गया प्राइमरी, टाइप हो गया प्राइमरी। फिर मैंने बताया आपको फर्स्ट में जितने भी कार्बन होते हैं अगर सीधी चेन में चुने होते हैं तो अपन उसको क्या बोलते हैं नॉर्मल, और साधारण नाम में क्या बोलते हैं एल्किल। कार्बन कितने 5, एल्किल यानी कार्बन 5, तो पेंटिल नॉर्मल पेंटिल क्लोराइड। 5 कार्बन C5H जो 11 होता है जनरल, हम उसका जो नाम बोलते हैं उसको एमिल भी बोलते हैं। इसको C5H11 को हम एमिल शब्द का भी यूज कर सकते हैं। तो आप नॉर्मल पेंटिल क्लोराइड या नॉर्मल एमिल क्लोराइड। फिर आ जाते हैं अपन इसमें, आप इसका IUPAC नाम देखेंगे तो चेन कहाँ से चूज करेंगे 1 2 3 4 5, चेन उधर से चूज करते हैं जहाँ से हेलोजन है पास में, तो हेलोजन इधर से पास में है, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो 1 क्लोरोपेंटेन। अगर ब्रोमीन होता तो 1 ब्रोमो, हमेशा O लगाते हैं पीछे। IUPAC में जो नेगेटिव होता है उसके पीछे हम O लगाते हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। ये हो गया फर्स्ट C5H11Cl का फर्स्ट आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर। ये हमने 11th में पढ़ा था, ये तो मैं अभी आ गया तो आपको बता रही हूँ। तो C3H7 के 2, C4H9Cl के कितने 4, और अब C5H11Cl के हम समावयी भी पढ़ेंगे, आइसोमर्स भी पढ़ेंगे और उनका नॉमेनक्लेचर भी करेंगे। सबसे पहले हो गया नॉर्मल पेंटिल या नॉर्मल एमिल क्लोराइड। अगर फिर इस हेलोजन को हटाकर यहाँ लगा दो, जरूरी नहीं यहाँ लगाओ, आप यहाँ पे भी लगा दो तो भी क्या हो जाएगा वो सेकेंडरी हो जाएगा। देखिए अब मैं यहाँ 1 और ये 2, अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया फॉर एग्जाम्पल 3 4 और ये 5, अगर मैं यहाँ हेलोजन लगाती हूँ
तो भी नंबरिंग इधर से हो सकती है, यहाँ पे हेलोजन लगाती हूँ तो भी नंबरिंग उधर से हो सकती है। यानी नंबरिंग जिधर से हेलोजन पास में पड़ता है उधर से करते हैं। तो जरूरी नहीं हेलोजन यहाँ पुट करें, अपन हेलोजन यहाँ पे भी लगा हुआ हो तो उसको हम क्या मानेंगे, सेकेंडरी मानेंगे। तो नंबरिंग उधर से हो जाएगी 1 2 3 4 एंड 5 यानी पेंटेन, और साधारण नाम में क्या बोलते हैं, पेंटेन। अब टाइप्स कौन सा है, टाइप्स देखिए हेलोजन किससे जुड़ा हुआ है, हेलोजन जिससे जुड़ा उस कार्बन को देखिए, ये कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा हो, इस कार्बन से, ये सेकेंडरी टाइप का। तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी पेंटिल क्लोराइड या सेकेंडरी एमिल क्लोराइड। एमिल वर्ड हमेशा ध्यान रखना C5H11 के लिए। IUPAC में 2 पे क्लोरो है, 2 क्लोरो पेंटिल। अब है नेक्स्ट, इसी का हम तीसरा C5H11C, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक कार्बन पे मैंने क्या लगा दिया, 2 मेथिल, लेकिन ये टाइप देखिए आप, टाइप प्राइमरी ही है। आप इसको देख के टर्शरी मत बोल देना, क्योंकि अपने को उस कार्बन को देखना जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ। हेलोजन किससे जुड़ा हुआ, प्राइमरी से। तो ये प्राइमरी 1 2 3 4 5 कुल टोटल कितने हो गए, 5। इसको हम साधारण नाम में आइसो बोलेंगे, आइसो पेंटिल या आइसो एमिल। क्यों, क्योंकि इस कार्बन पे 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो साधारण नाम में जितने भी कार्बन होते हैं उन सब कार्बन को हम ऐड करते हैं। तो आइसो पेंटिल क्लोराइड या आइसो एमिल क्लोराइड। अब आगे IUPAC में चेन चुननी है, तो चेन 1 2 3 4 या 1 2 3 4 कैसे भी चुन सकते हैं। ये देखिए 1 पे क्लोरो और 3 पे मेथिल, तो क्या हो गया 1 क्लोरो। हमेशा अल्फाबेट से अपन को नामकरण करना होता है, तो C पहले आता है, तो 1 क्लोरो 3 मेथिल। कार्बन कितने हो गए 1 2 3 4, 1 क्लोरो 3 मेथिल क्या हो गया, ब्यूटेन। ठीक है, फिर आ गया C5H11 का नेक्स्ट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये 3 टाइप से लिखा हुआ। अब ये चौथा, इसमें भी कार्बन देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, हाइड्रोजन गिन लीजिए 3 3 6 3 9 एंड 2 11। अब इसमें ही टाइप देखिए, ये हेलोजन जिससे जुड़ा हुआ है वो 1 2 3 कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ, टर्शियरी, यानी ये तृतीयक टाइप का, तो ये टर्शियरी। IUPAC में नाम अलग होगा और साधारण। तो इसमें कितने कार्बन है, टर्शियरी है, लेकिन कार्बन कितने हैं 1 2 3, ये हो गया आपके टर्शियरी पेंटिल 1 2 3 4 हो गया, और ये 5। तो जितने भी कार्बन होते हैं उन सबको हम गिनेंगे साधारण नाम में। तो टर्शियरी पेंटिल क्लोराइड या टर्शियरी एमिल क्लोराइड। IUPAC में चेन चुनेंगे, नंबरिंग इधर से करेंगे, क्योंकि इधर से गिनते हैं तो 1 2 3 पे आ रहा क्लोरो, इधर से करें तो 1 2 पे आ रहा। तो 2 पे क्लोरो और 2 पे मेथिल, चेन के बाद 2 है, तो 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन। नेक्स्ट ये आपके हो गए C5H11Cl के समावयवी। फिर है ऐसे ही नियोपेंटिल। नियो वर्ड कब यूज करते हैं, जब एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है। देखिए आप, ये 1 2 3 4, इसको चतुष्क भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये नियो, साधारण नाम में एक कार्बन से अगर 4 कार्बन जुड़े हो तो नियो शब्द का यूज करते हैं, नियो वर्ड यूज लेते हैं। तो ये हो गया नियोपेंटिल क्लोराइड या नियो एमिल क्लोराइड। IUPAC में इसकी चेन चुनेंगे, चेन चुनने के लिए अपने को हेलोजन लेना पड़ेगा, तो ये चेन यूं चुनेंगे। अब नंबरिंग 1 2 3, क्योंकि हेलोजन इधर से 1 पे क्लोरो 2 पे 2 मेथिल है, तो देखिए 1 क्लोरो 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन। फिर अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये हम पढ़ चुके हैं, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको हम साधारण नाम में क्या बोलते हैं, वाइनिल क्लोराइड और 1 क्लोरो एथीन। यहाँ अपन क्लोरो एथीन भी बोल सकते हैं। 1 2 3, ये देखिए आप। अब इसमें देखिए नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड पास करता है। इस पे डबल बॉन्ड भी यही है और इसलिए अपन ने क्लोरोएथीन बोला, लेकिन यहाँ से नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3।
3 ब्रोमो प्रोप 1। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड और हेलोजन प्रेजेंट दोनों एक साथ हैं, तो नंबरिंग हमेशा डबल बॉन्ड से स्टार्ट होती है। तो इसका नाम है 3 ब्रोमो 1 प्रोपीन, या डायरेक्ट अपन प्रोपीन बोल सकते हैं। अब है ये देखिए 3 डबल बॉन्ड, एक कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या बोलते हैं? एसीटीन। एसीटीन साधारण नाम में एसीटीन यानी ब्रोमो एसीटीन, लेकिन आयु जो पीएचसी होता है उसमें हम एथाइन बोलते हैं, तो ये ब्रोमो एथाइन। वैसे जनरली ये नाम ही आते हैं आप लोगों के, केवल सिंपल इनमें से आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा टॉपिक था, इसमें आपके साधारण नाम दे रखे होते हैं, उसके आपको आईयूपीएसी नाम बनाने होते हैं। ये हम पिछले लेक्चर्स में भी मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। तो ये हो गया आपके नामकरण का टॉपिक। अब हम अगले लेक्चर में जो है कार्बन हेलोजन नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग थर्ड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो सब देखा था अपन ने। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, उसके गुणधर्म क्या हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर अपन ने क्या पढ़ा था कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे मान लो जैसे 2 चार्ज है, उनके बीच में कूलाम्स फ्लो लगता है, ठीक है। कूलाम्स फ्लो के बाद में अपन ने अध्यारोपण का सिद्धांत देखा था, ठीक है ना। अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है? बेसिकली अध्यारोपण सिद्धांत क्या करता है, अगर मान लो किसी जगह पे 2 से अधिक चार्ज हैं, उनके बीच में अगर मान लो मुझे निकालना हो कि बल कितना होगा, तो हम अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आज अपन जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला है, पार्ट 3 के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, मतलब विद्युत क्षेत्र के बारे में, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसके बारे में अपन जानेंगे, ठीक है। फिर अपन निकालेंगे कि जैसे 2 आवेश हैं, उनकी में किसी एक आवेश की वजह से कितना विद्युत क्षेत्र होता है, किस जगह पे 2 आवेश हैं तो उसकी वजह से कितना विद्युत क्षेत्र होता है, और एक जगह पे बहुत सारे आवेश हैं तो उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ठीक है ना। वो निकालते हैं, ठीक है। मैं आपको नोट्स भी भेज दूंगा, लेकिन आपके जो मेन है थ्योरी समझनी, थ्योरी क्या है, बाकी नोट्स वगैरह हमको टेंशन नहीं है। जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा वैसे आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की परिभाषा अपन देखें तो क्या होता है, जैसे मान लो एक आवेश है अपने पास में, ठीक है। यहाँ पे आवेश है, ठीक है। अब इस आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। जैसे मान लो अपन मान लेते हैं कि भाई ये परिधि बन गई, ये परिधि बन गई, ठीक है, और ये परिधि बन गई, ठीक है। तो अगर मान लो इस एरिया में, इस क्षेत्र में कोई अगर दूसरा आवेश आ गया, मान लो जैसे कोई टेस्ट चार्ज बोलते हैं इसको, या उसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं इसको? परीक्षण आवेश। इसको बोलते हैं अपन परीक्षण आवेश, ठीक है। तो अगर ये परीक्षण आवेश आ गया और ये किसी बल का अनुभव करता है, जैसे यहाँ पे कोई Q चार्ज है, उसकी वजह से एक क्षेत्र बन गया चारों तरफ, अगर इस क्षेत्र के प्रभाव में कोई दूसरा आवेश आ रहा है और ये बल का अनुभव करता है, ठीक है, एक बल लगता है इसके ऊपर, और इस बल की वजह से ये चार्ज या तो दूर जाएगा या तो इसके पास में आएगा, ठीक है। जैसे ये भी प्लस है और ये भी प्लस है तो ये दूर जाएगा, ठीक है, और ये माइनस है और ये भी माइनस है तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, दूर जाएंगे। लेकिन ये एक प्लस है और एक माइनस है तो क्या होगा, इनमें अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये एक बल लग रहा है, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है इसी को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तो एक आवेश के कारण कोई एक उसके चारों तरफ एक क्षेत्र बनता है जिसमें एक परीक्षण आवेश किसी बल का अनुभव करता है, ठीक है ना। इस क्षेत्र को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र को बोलते हैं। और ये जो बल का अनुभव कर रहा है, इस बल को हम क्या बोलते हैं, इस बल को मतलब Fe कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? Fe मतलब फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में बल। और वो क्या हो जाएगा, इसका मान होता है बेसिकली QE। किसके बराबर होता है? Q की बराबर। ये आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं अपन विद्युत बल। क्या बोलते हैं इसको? विद्युत बल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो परिभाषा आपको समझ में आ जाएगी, परिभाषा की डेफिनेशन आपको जो भी है वो आपको भेज दिया जाएगा। तो किसी विद्युत क्षेत्र आवेशों के निकाय के चारों तरफ स्थित वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत अन्य आवेशित कण अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन है, इसका डायग्राम मैंने आपको समझा ही दिया। नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट पेज अपन स्टार्ट कर रहे हैं और वो है नेक्स्ट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ये हिंदी में है। और इंग्लिश वाले स्टूडेंट इसका टॉपिक क्या है, ये कि किसी विद्युत क्षेत्र का कितना इंटेंसिटी होगा, ठीक है, उस जगह पे कितनी इंटेंसिटी होगी, कितना तीव्र होगा वो, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता उस बिंदु पर रखे इकाई धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र तीव्रता को बेसिकली अपन ई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, ई से। और इसका फार्मूला क्या है, फोर्स, कौन सा फोर्स, विद्युत क्षेत्र में फोर्स, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र में बल, ठीक है, बटा धन परीक्षण आवेश। धन परीक्षण आवेश को अपन क्यू नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, किसी इकाई धन परीक्षण आवेश द्वारा जो बल अनुभव किया जा रहा है, ये जो अनुपात होता है, इस अनुपात को अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये परिभाषा ये है ना। उसका अगर अपन मात्रक बोले, मात्रक क्या होगा, देखो बल का मतलब क्या होता है, न्यूटन, और इसका मतलब क्या होता है, कूलाम, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन में कभी कभी डेफिनेशन साथ में यूनिट भी पूछ लेते हैं। यूनिट क्या होगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन जो होगा वो तो क्या होगा, ये होगा, इनका अनुपात होगा। और दूसरा अगर अपन देखें तो ये क्या चीज़ है, ये यूनिट है, इसका क्या है, न्यूटन पर कूलाम इसकी यूनिट होगी, ठीक है। नेक्स्ट में इसका डायमेंशन फार्मूला देखें अपन, डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, ठीक है। व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, ठीक है। तो देखो ये क्या न्यूटन है, तो फोर्स के लिए जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो क्या होता है, m1 L1 T - 2, ये तो होता है किसका, फोर्स का। जबकि आवेश का अगर देखें अपन, तो आवेश के लिए कितना होता है, तो यहाँ पे आवेश के लिए होता है TA। ये TA कैसे आया भाई, यहाँ पर याद करो आप कैसे आया, यहाँ पे देखो ये चार्ज हैं, हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि करंट इज इक्वल कितना होता है, Q/T, है ना, Q/ समय, Q/T मतलब चार्ज बटे टाइम। अब ये चार्ज है, इसको यहाँ रहने देते हैं अपन, इसको इधर गुणा कर देते हैं, तो Q = I × T। I का मतलब क्या हो गया, करंट मतलब एम्पियर, ठीक है, और T का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे टाइम हो गया, ठीक है। तो यहाँ इसलिए यहाँ पे ये T आया, T मतलब T की पावर 1 ये टाइम के लिए हो गया, एम्पियर की पावर 1 ये करंट के लिए होगा, ठीक है ना। ये अपन चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये परिभाषा थी करंट की, वहाँ से निकालते हैं, ठीक है। अब देख लो आप, ये T ऊपर जाएगा तो कितना होगा, T की पावर -2, यहाँ पे T की पावर 1 है, ये ऊपर क्या कितना होगा, T की पावर -3 हो गया, ठीक है। तो इसको अगर अपन देखें तो इसका क्या हो जाएगा, फार्मूला, फाइनल फार्मूला बनेगा m की पावर 1 L की पावर 1, ठीक है। फिर अपन देखें इसको ऊपर ले जाएं तो T की पावर -3, ठीक है, और फिर A की पावर यहाँ पे -1 आ गया, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो डायमेंशन फार्मूला कितना हो जाएगा, m की पावर 1, ठीक है, T की पावर -3, L की पावर 1, और यहाँ पे A की पावर ऊपर जाएगी, कितना हो जाएगा, -1। तो ये क्या आ गया हमारे पास में डायमेंशन फार्मूला। देखो एग्जाम में क्या पूछेगा, पहली बात तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता से आप क्या समझते हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, यूनिट, इसका यूनिट क्या होता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसका डायमेंशन फार्मूला, क्योंकि एक नंबर में, आधे नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और अगर मान लो एग्जाम में ये डेफिनेशन आ जाए कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता से आप क्या समझते हैं, तब आपको परिभाषा, ये फार्मूला, इसका ये मात्रक, ये सब चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर यहाँ पे। चलो नेक्स्ट अपन चलते हैं, और नेक्स्ट अपना टॉपिक है, नेक्स्ट अपन टॉपिक पे जा रहे हैं। किसी बिंदु पर बिंदु आवेशीकरण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो है बिंदु आवेशीकरण। ये देखो तो नेक्स्ट है बिंदु आवेशीकरण विद्युत क्षेत्र। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। अगर मान लो हमारे पास में एक आवेश है, जैसे यहाँ पे अपन ने लिया एक आवेश है, ठीक है, और इस आवेश से हमारे पास में एक आवेश है, सपोज हमने मान लिया क्यू आवेश है, ठीक है। इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P है, ठीक है, और इस P पॉइंट पर हमने मान लिया एक धन परीक्षण आवेश है, ठीक है। क्या है यहाँ पे, धन परीक्षण आवेश है,
इस P पॉइंट पे क्या है, धन परीक्षण है। तो हमें ये निकालना है कि इस एकल चार्ज के कारण, मतलब एक जो चार्ज है उसकी वजह से यहाँ पे कितना विद्युत क्षेत्र होगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज अपन यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है। यहाँ पे सबसे पहले अपन देखें तो हमको पता है ना फोर्स कितना होता है अभी, बताओ कूलम्ब्स लॉ से। तो फोर्स होता है, कितना फोर्स होता है, तो अपन जानते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है, R वेक्टर है। यहाँ पे कितना है, Q है, यहाँ पे क्या है, Q नॉट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे कैपिटल Q और Q नॉट, ठीक है। दोनों आवेशों का गुणा हो गया, दोनों आवेशों का क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। और नीचे क्या आएगा, R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन, ये कूलम्ब्स लॉ से आता है, ठीक है। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस बाय कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ से दो आवेशों के बीच में क्या निकालना है, अपन बल निकाल रहे हैं। और नीचे क्या आ जाएगा, R का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे अपन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में, यहाँ पे R कैप लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये वेक्टर फॉर्म में अपन ने लिख दिया। नेक्स्ट में क्या होगा, अब हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये लो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, ठीक है, परीक्षण धन परीक्षण आवेश, ठीक है। ये हो गया इक्वल टू K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, R कैप और बटन क्या आ गया, Q नॉट आ गया। तो क्या हो गया, Q नॉट से Q नॉट कट गया, तो अल्टीमेटली क्या बच गया अपने पास में, अपने पास बच गया K Q अपॉन R स्क्वायर R कैप, समझ आएगी नहीं है ये। तो हमारे पास में ये क्या निकल के आ गया, हमारे पास में किसी एकल चार्ज के कारण, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकल के आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना हो गया, K Q अपॉन R स्क्वायर। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आया था एक बार है ना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आया था। वो न्यूमेरिकल बहुत सिंपल आया था। क्या न्यूमेरिकल था कि एक आवेश का मान दे दिया आपको, कुछ भी वैल्यू दे दिया आपको कूलम्ब्स में, ठीक है। K का मान अपन जानते हैं कितना होता है, 9 × 10⁹ और यहाँ पे R का मान दे दिया इन्होंने, ठीक है, कि इतनी दूरी पर आप क्या निकालो, विद्युत क्षेत्र का मान निकालो, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका वैल्यू निकालो, कितनी होगी इंटेंसिटी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इस फार्मूले की बेसिस पे क्या था, सीधी वैल्यू पुट करनी थी और आंसर निकालना था, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया 1 नंबर के अंदर। आपको सिर्फ और सिर्फ इसका फार्मूला याद रखना है और कोई याद नहीं रखना, ठीक है। चलिए आगे चलें अपन। नेक्स्ट यहाँ पे वो बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना किस किस बारे में डिपेंड करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड R के ऊपर कैसे, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखो इसका ग्राफ कैसा बनेगा। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E और यहाँ पे है डिस्टेंस R, ठीक है, यहाँ पे इसका स्क्वायर हो गया। तो ये दोनों कैसे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे अपन दूर जाएंगे किसी चार्ज से, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, धीरे धीरे, या बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी चार्ज से हम जितना दूर जाएंगे उतना ही विद्युत क्षेत्र का मान, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। ये इसका कंसेप्ट था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट आगे चले अपन। यदि मान लो मैंने ये बोल दिया कि मान लो माध्यम चेंज कर दें, सपोज मान लो माध्यम चेंज हो गया। माध्यम चेंज हो गया मतलब क्या हो गया, देखो माध्यम का मतलब जैसे पहले एयर मीडियम है, अगर एयर मीडियम नहीं है और वहाँ कोई और मीडियम है और कोई माध्यम है, ठीक है, उस केस में क्या होगा। तो यदि हम कहें कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो है वो माध्यम में कितना होगा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना अपन को, हमको सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या चेंज होगा। तो फार्मूले में 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा Q, यहाँ पे कितना आएगा R स्क्वायर और यहाँ पे कितना होगा R कैप, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट नहीं डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, परमिटिविटी हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, विद्युतशीलता हो गई किसी माध्यम की, ठीक है। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन आएगा। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट तब आएगा जब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माध्यम एयर होगा, ठीक है। यहाँ पे वैक्यूम होगा, उस केस में यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कोई इतना लोड वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आवेशों के निकाय कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आवेशों के निकाय, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है आवेशों के निकाय कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। देखो ये जो टॉपिक है ये अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपको अभी जो टॉपिक मैंने करवाए हैं उनको आपको कंप्लीट करना है, उसके नोट्स मैं आपको भेज दूंगा उस स्लॉट में।
आवेशों के निकाय कारण थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर अपन इसको नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आवेशों के निकाय कारण विद्युत क्षेत्र, देखो एक पॉइंट के लिए कितना होता है KQ अपन आर स्क्वायर, ठीक है ना। अगर मान लो वहाँ पर एक आवेश नहीं और बहुत सारा आवेश है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन Q1, Q2, Q3, Q4, ऐसे बहुत सारे चार्ज हैं, तो इन सब चार्ज की वजह से वहाँ पे कितना विद्युत क्षेत्र निकल के आएगा ये हमको निकालना है यहाँ पे, ठीक है ना। उसकी तीव्रता को अपन निकालना है, तो बहुत सिंपल है ये भी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो बहुत ही ईजी है, कोई तो ज़्यादा नहीं कि अपन एक आवेश समझ लिया है। अब नेक्स्ट अपन इसको गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को सुप्रभात। जैसा कि अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, हमारी लास्ट क्लास जो हुई थी पाचन तंत्र, मानव का पाचन तंत्र या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंतर्गत मैंने आपको परिभाषा पढ़ा दी थी। भोजन के मुख्य घटकों के बारे में अपन ने विस्तार से अध्ययन कर लिया था कि कौन कौन से भोजन के जो घटक हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, मिनरल्स, इन सभी के बारे में अपन ने कुछ हद तक डिस्क्राइब कर लिया था। आज अपन उनसे आगे की क्लास चालू करते हैं। जहां अपन ने परिभाषा छोड़ी थी, मैंने आपको बताया था कि जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में विघटन की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं, और हम उन घटकों के बारे में समझ रहे थे जो हम भोजन के माध्यम से शरीर को देते हैं। उसमें मैंने आपको एक घटक बताया था कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट के बारे में अपन देख रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट जो शर्करा है उसको 3 भागों में हमने विभाजित किया था। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूं कि कार्बोहाइड्रेट को हमने 3 भागों में विभाजित किया था। एक था हमारा मोनोसेकेराइड, एक था हमारा डाइसेकेराइड, और तीसरा था हमारा पॉलीसेकेराइड। तीनों सेकेराइड जो हैं ये शर्करा है, ग्लूकोज का फॉर्म है। हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका एक उत्पाद होता है ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज जो उत्पाद है वो हमारा हेक्सोक्स शर्करा है, जो हमारे बॉडी के अंदर पचित होती है, एक कार्बोहाइड्रेट का उत्पाद के रूप में हम उसे लेते हैं। तो ये जो शर्कराएं हैं हम कैसे बॉडी को देते हैं और कैसे इसका विघटन होता है, तो हम इनके बारे में पढ़ रहे थे। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैंने आपको विस्तार से समझा दिया था। अब अपन सीधा पाचन की क्रियाविधि पे आ जाते हैं, पाचन कार्यकी पे आ जाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि भोज्य पदार्थ जब हम शरीर को देते हैं, तो भोज्य पदार्थ यानी जो चीज़ हम भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, उन पदार्थों को जब शरीर को देते हैं तो उसका एक विधिवत, एक तरीके से, एक टेक्निकल मेथड से उसका प्रोसीजर होता है। वो भोज्य पदार्थ सीधा हमारे आमाशय तक नहीं पहुंच जाता, उसका स्टेप बाय स्टेप बॉडी के अंदर एनर्जी को देता जाता है, उसका स्वांगीकरण, उसका इमल्सिफिकेशन, उसका पचाव, क्रमानुकंचन गति, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, आमाशय तक पहुंचना, वहाँ से छोटी आंत तक जाना, बड़ी आंत तक, सारा एक क्रम से विधिवत तरीके से वो शरीर के कई सारे भागों तक गुजरता है। तो पाचन की क्रियाविधि में आपको अंगों के बारे में बता दूं कि पाचन में मुख्य शरीर के कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, शरीर की कैसी कैसी क्रियाविधि पाचन के थ्रू होती है। अब जितना भी शरीर को भोज्य पदार्थ दिया जाता है उसका हमारा शरीर क्या कर देता है, उस भोज्य पदार्थ को अवशोषित कर देता है।
तो अवशोषण की जो प्रक्रिया होती है, जो भोजन हम शरीर को दे रहे हैं, वो आमाशय में जाने के बाद उससे जो चीज़ों का अवशोषण करते हैं, मुख्य घटकों का, तरल घटकों का, अवशोषित भागों का या पचित भागों का जो अवशोषण होता है, आखिर ये अवशोषण करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमने जो भोजन लिया वो सीधा शरीर में गया, एनर्जी मिली और एंड देन फिनिश। लेकिन जो अवशोषण होता है वो अवशोषण होना क्यों ज़रूरी है? पाचन किस प्रकार की प्रक्रिया है, ये सारी चीज़ें हम पहले जान लें तो हमारे लिए पाचन की प्रक्रिया बिल्कुल सरल हो जाएगी। तो पहली चीज़ कि हम भोजन का अवशोषण क्यों करते हैं। अवशोषण करने के पीछे हमारा मुख्य कारण क्या है कि भोजन का अवशोषण इसलिए किया जाता है ताकि हमारे शरीर जिस चीज़ों से बना हुआ है, किन से बना हुआ आप जानते हैं कि हम कोशिकीय जीव हैं, तो हमारा शरीर उत्तक और कोशिकाओं से बना हुआ है। तो उन उत्तक और कोशिकाओं को ऊर्जा देने की आवश्यकता पड़ती है। तो जो भी भोज्य पदार्थ, जो भी खाना हम खाते हैं, उसके घटक हमारे कोशिका को और उत्तकों को ऊर्जा प्रदान करते हैं और ये ऊर्जा प्रदान तभी होगी जब भोज्य पदार्थों का अवशोषण होगा। तो अवशोषण होना बहुत ज़रूरी है। अवशोषण मीन्स एब्जॉर्प्शन, खींचेंगे शरीर, उसके भाग उसको लेंगे और वो लसिका और रुधिर में मिलके शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंच जाएंगे। जहाँ भी सेल्स हैं, जहाँ भी टिश्यूज़ हैं, वहाँ तक ये सारी चीज़ें बाय ब्लड और बाय ब्लड पोर्शन इसके थ्रू ये शरीर तक पहुँचा दी जाएंगे। तो इसका एब्जॉर्प्शन, अवशोषण होना बहुत ज़रूरी है। अब आपको बता दूं मैं कि पाचन किस प्रकार की प्रक्रिया है। पाचन हमारे शरीर के या डाइजेशन प्रोसेस किस टाइप्स का होता है या डाइजेशन किस प्रकार का प्रोसेस है। तो डाइजेशन होता है जैव प्रक्रिया, जैव रासायनिक प्रक्रिया है। आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर में भोजन को पचाने वाली प्रक्रिया जो है, जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं या पाचन की प्रक्रिया कहते हैं, ये एक प्रकार की प्रक्रिया है। ऑप्शन दे दिया जाए, जैव रासायनिक प्रक्रिया है, या कोई सारे ऑप्शन दे दिए जाए, या एक वन वर्ड में आंसर पूछ लिया जाए कि ये किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो हमारी पाचन की प्रक्रिया जो है तो कहलाती है वो बायोकेमिकल प्रोसेस। जैव रासायनिक प्रक्रिया यानी बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। अब ये बायोकेमिकल प्रोसेस जो है, इट इज़ फिजिकल प्रोसेस और नथिंग। तो ये जो प्रोसेस है बायोकेमिकल, ये एक प्रकार की भौतिक प्रक्रिया भी कहलाती है, फिजिकल प्रोसेस भी कहलाती है। अब इसे फिजिकल प्रोसेस या भौतिक प्रक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि शरीर के कई सारे अंग हैं जो इस भोजन के पदार्थों को शरीर में या आमाशय में पहुंचाने तक, या छोटी आंत, बड़ी आंत, यहाँ तक कि मलमूत्र वेस्ट बनाने तक उसके अंदर गतिमान रहते हैं, उसके अंदर गतियाँ करते हैं, उसके अंदर अपना सहयोग प्रदान करते हैं। तो वो अंग क्या है? ऐच्छिक पेशियों के रूप में इसे हेल्प करते हैं। तो ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी कहलाती है, या फिजिकल प्रोसेस या भौतिक प्रक्रिया भी कहलाती है पाचन की प्रक्रिया। इसे जैव रासायनिक या बायोकेमिकल प्रोसेस भी कहते हैं। अब मैं आपको भोजन के शरीर के वो भाग जो आपको भोजन मुख से लेकर मल द्वार तक ले जाने में आपकी सहायता करते हैं, जिसे अपन एक शब्द में बोलें तो उसे बोलते हैं आहार नाल। क्या बोलते हैं? आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल हमारे वयस्कों में लगभग 4.5 से 6 मीटर तक लंबी हो सकती है, लेकिन एक मनुष्य जब उसकी अंतिम प्रावस्था में यानी कि मृत्यु अवस्था में चला जाता है, उसके बाद इसकी लंबाई कुछ हद तक बढ़ जाती है और वो 7 से 8 मीटर तक भी हो सकती है, क्योंकि उस वक्त
वो सारे अंग शिथिल अवस्था में पहुंच जाते हैं, रिलैक्सेशन मोड में चले जाते हैं। इस कारण इसकी लंबाई जो होती है वो मौत के बाद और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आहार नाल के जो मुख्य भाग हैं उनमें मुख्य भागों में मुख यानी माउथ, दूसरा मुख गुहा, यानी बकल कैविटी, तीसरा ग्रसनी यानी फेरिंग्स, चौथा आपके ग्रेसिका, यानी इसोफेगस, पांचवा आमाशय, यानी एब्डोमेन कैविटी भी बोल सकते हैं इसको, या स्टोमक भी कह सकते हैं। तो इसके बाद आपकी शुद्रांत, बृहदांत, जैसे आप छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, मलद्वार, ये सारे भाग इसके बाद आते हैं। तो पहले मुख्य रूप से इन भागों के बारे में अपन विस्तार से देख लेते हैं कि किस भाग का क्या रोल है, कौन सा भाग क्या क्या कार्य करता है। तो सबसे पहले अपन मुख्य की बात करते हैं। सबसे पहला भाग जो है आहार नाल का वो है आपका मुख। मुख भाग, मुख जानते हैं हम, जहाँ से हम भोजन को प्रवेश कराते हैं। इस मुख में आप देखते हैं आपका एक अपर जॉ है, एक लोअर जॉ है, दो ओष्ठ हैं, एक मुख गुहा के अंदर तालु है। तो मुख में भोजन को जब हम प्रवेश कराते हैं उसके बाद भोजन की पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। पहला कार्य जब भोजन का स्टार्ट करना है वो आपके मुख से होता है, मुख से ही प्रारंभ होता है। स्टार्टिंग या इनिशियल स्टेज आपके माउथ से स्टार्ट होती है एंड देन अदर पार्ट्स। तो मुख से स्टार्ट करते हैं भोजन को। तो मुख के अंतर्गत हम जानते हैं कि बहुत सारे पार्ट छिपे हुए, बहुत सारे चीज़ें छुपी हुई मुख के अंदर, जिसके अंदर भोजन को हेल्प कराते हैं काटने में, पीसने में, अंदर निगलने में। तो मुख के अंदर से ही ये चीज़ें प्रारंभ होके आपके आगे की प्रावस्था में बढ़ते रहते हैं। तो मुख हो गया। तो मुख का मुख्य कार्य भोजन को अंदर प्रवेश कराना, वहाँ से ही सारे कार्य प्रारंभ हो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 मैट्रिक्स का नेक्स्ट पार्ट। लास्ट की क्लास में हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में पढ़ लिया था। अब यहाँ पर जो है हम लेने वाले हैं लास्ट जो मैंने आपको फिनिश करा था वो क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो हमारी रहती हैं उसके अंदर AIG इज इक्वल टू माइनस ऑफ AGI और इज इक्वल टू माइनस ऑफ AGI, साथ में ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो अगर हम बात करें A11 इज इक्वल टू A22 इज इक्वल टू A33 अप टू जितने भी हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स मान लेते हैं n है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0 है। तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, जब हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसमें ऐसा है कि अगर हम कह रहे हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, तो उसके अंदर ऐसा है कि ये जो मैट्रिक्स है वो सबसे पहले क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। कैसी स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसके अंदर ये कंडीशंस फॉलो होती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपको कहा जाए आपको एक मैट्रिक्स बनानी है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। 2/3 की मैट्रिक्स आपको बनानी है, जिसके लिए आपको दे रखा है फॉर दैट Aij इज इक्वल्स टू I² माइनस J²। ये ऐसा दे दिया और कहा कि 2/3 का मैट्रिक्स बनाओ। तो हमारे पास क्या दे रखा है, 2/3 का मैट्रिक्स, मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2 है। तो नंबर ऑफ रोज 2 है, इसका मतलब I इज इक्वल टू टोटल मैक्सिमम रोज कितनी है, 2। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, नंबर 1 रो, फिर सेकेंड रो, थर्ड रो ऑप्शन में है क्या, नहीं, ये सेकेंड तक फिनिश हो रहा है। अब इसके बाद में इसको चेक करते हैं हम, ये है नंबर ऑफ कॉलम 3। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम आएगा, देन सेकेंड कॉलम और फिर थर्ड कॉलम। तो I और J की वैल्यूज हमारे पास फाइनल आ गई 1 2 एंड J की 1 2 3। अब हमको चाहिए Aij की वैल्यू। 2/3 का मैट्रिक्स बनाना है, तो इतना तो हमको समझ में आ जाता है कि इसका जो फॉर्मेट होने वाला है वो क्या होना चाहिए, Aij दैट शुड बी इक्वल्स टू 2/3 है, तो फर्स्ट होना चाहिए A11 A12 and it should be A13, the next is A21 A22 and A23 A31 A32 and sorry, number of rows are only 2 not 3। तो हम सिर्फ सेकेंड रो तक चलेंगे, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही चलेगी। 2/3। अब हमको क्या चाहिए, A11 A12 A13। अब फर्स्ट मैं निकाल रही हूँ A11 इज इक्वल टू, अब जहाँ जहाँ पर भी I लिखा हुआ है वहाँ पर आएगा 1 और J की जगह पर 1 आएगा। अब ना जो फॉर्मेट दे रखा है, जो फॉर्मूला दे रखा है दैट इज़ I² माइनस J²। I की जगह पर रखा 1 का स्क्वायर माइनस J की जगह पर रखा 1 का स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 1 माइनस 1 इज़ 0। तो हमारे पास A11 आ गया 0। A11 इज़ 0। A12 निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है I² माइनस J²। I की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3। सिमिलरली A13 भी निकल जाएगा, A21 भी निकल जाएगा, A22 एंड लास्ट इज़ A23। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास जैसे आ जाएगी, जैसे अगर हम कर भी लेते तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है। 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस 9 कितना हो गया, -8। A21 यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 इज़ 3। A22 आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 4 अगेन 0। A23 तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 9 5 माइनस का 5 आ गया। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स आए यहाँ पर दैट इज़ 0, A11 जो आया, A12 आया -3, यह आया -8, 3, 0 एंड -5। तो हमारा जो मैट्रिक्स बन करके आया वो क्या आया, 2/3 का मैट्रिक्स है। तो एलिमेंट्स क्या हो गए, A11 इज़ 0, A12 इज़ -3 -3, next is -8, again A21 is 3, 0 and -5। तो इस तरीके से हमारे पास 2/3 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया।
क्लियर। इसी टाइप से आपको अगर किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स निकालने को कहा जाए और एक जनरल फार्मूला दे दिया जाए तो उससे हम मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी दो मैट्रिसेस आपको दे रखी है, आपको उनको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो चीज़ कैसे करेंगे। अब कुछ जो प्रॉपर्टीज़ है आपकी बुक में दे भी रखी है तो आप उसको रीड कर लीजिएगा, वहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ हम पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी दो मैट्रिक्स या तीन मैट्रिक्स, चार मैट्रिक्स, कितनी भी मैट्रिक्स, उनको हमको ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे और किस कंडीशन में ऐड किया जा सकता है। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है कि सिर्फ उन्हीं मैट्रिसेस को सम किया जा सकता है जिनके ऑर्डर सेम हो। तो फर्स्ट कंडीशन होगी ऑर्डर मस्ट बी सेम। अगर मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा तभी हम उनको ऐड कर पाएंगे, अदरवाइज ऐड नहीं कर सकते। जैसे कोई मैट्रिक्स ले ली मैंने, जैसे मैट्रिक्स नहीं मैं जनरल ले रही हूँ, जैसे मैंने कहा A इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22 और यहाँ पे ले लिया A13 A23। यहाँ पर मैंने लिए 2/3 की मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बस उन दोनों मैट्रिक्स या जितने मैट्रिक्स को ऐड करना है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ये B मैंने ले लिया B11 B12 B13 B21 B22 एंड B23 और आपको कहा जाए दोनों को ऐड करो तो क्या होगा। यहाँ पर दोनों को ऐड करना है, A प्लस B करना है, इसका मतलब A प्लस B करना है। तो सबसे पहली कंडीशन हमने क्या कही, ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर जैसे ही सेम हो जाता है और हमको ऐड करना है तो वहाँ पर क्या करेंगे, सेम लोकेशन वाले एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे आपस में। जैसे A प्लस B करना है तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएगा, इसका सेकेंड एलिमेंट इसका सेकेंड एलिमेंट ऐडअप हो जाएगा। जैसे मुझे A प्लस बी करना है, यहाँ पर मैं आपको इसके सामने बता देती हूँ। A प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं सम कर रही हूँ। अब जो एडिशन के बाद ऑर्डर रहेगा, ऑर्डर सेम ही रहेगा। फर्स्ट एलिमेंट A11 प्लस B11, नेक्स्ट A12 प्लस B22, A33 प्लस B13, इसी तरीके से ये आगे चलता जाएगा। तो A प्लस बी आपके पास आ जाएगा A11 प्लस B11, A12 प्लस B12 और यहाँ लास्ट होगा A13 प्लस B13, A21 प्लस B21 और यहाँ पर हो जाएगा A22 प्लस B22, A23 प्लस B23। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सिमिलर रहा 2/3। तो इस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स का एडिशन हम कर सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 1 2 3 4, B इज इक्वल टू 5 9 8 6। अब आपको A प्लस बी करना है तो सीधी सी चीज़ है, ऑर्डर चेक करो। सबसे पहले इसका ऑर्डर है 2/2, इसका 2/2, तो कोई टेंशन नहीं है इसको प्लस करने की। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट प्लस फर्स्ट एलिमेंट। तो 1 प्लस 5 इज़ 6, 2 प्लस 9 इज़ 11, 1 प्लस 5 इज़ 6 एंड 2 प्लस 9 इज़ 11, 3 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 8 कितना हो जाएगा 11 एंड 4 प्लस 6 हो जाएगा 10। तो ये आ गया आपके पास A प्लस बी का आंसर। तो दो मैट्रिसेस को ऐड करना है तो सीधी सी चीज़ है, ऑर्डर चेक करो सिमिलर है, देन जो सिमिलर एलिमेंट्स है, मतलब हम कहें कि जिनके प्लेसेस सेम है, फर्स्ट एलिमेंट से
ऐड होगा सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से, तो उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग हमको जस्ट ऐड करना है, इस तरीके से मैट्रिक्स का एडिशन हो जाएगा। रही बात सब्ट्रैक्शन की, तो उसमें भी सिमिलर चीज़ होती है। इसमें भी सेम कंडीशन है, दो मैट्रिक्स को तभी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जब उनके ऑर्डर सेम हो। तो अगेन उनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, ऑर्डर मस्ट बी सेम। ए मैट्रिक्स ले ली, बी मैट्रिक्स ले ली, अलग अलग एलिमेंट्स है, A11, A12, A21, A22, B11, B12, B21 एंड B22। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। इफ़ आई वांट टू डू A माइनस बी, तो ये आ जाएगा यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम अगेन 2 by 2, 2 by 2, A11 माइनस, अब ये जैसे लिखा है वैसे सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट ये आएगा, सेकंड ये आएगा, A11 माइनस B11, A12 माइनस B12, A21 माइनस B21, और A22 माइनस B22। इस तरीके से आपका सब्ट्रैक्शन रहेगा। अगर हम नंबर्स में बात करें तो नंबर्स में इजीली आप कर सकते हो। कोई भी मैट्रिक्स आपको दे दी लाइक 10, 9, 8, 4, 6, 3, बी मैट्रिक्स दे दिया आपको, ठीक है। तो अब आपको माइनस करना है A माइनस बी, तो फर्स्ट मैट्रिक्स में से सेकंड मैट्रिक्स को माइनस करो। 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 क्या होता है 9, 9 माइनस 5 4, 8 माइनस 2 6, 4 माइनस 3 1, 6 माइनस 4 होगा 2 एंड 3 माइनस 6 माइनस 3। इस तरीके से आपका सब्ट्रैक्शन कंप्लीट होगा। अब इसके बाद बचता है आपका मल्टीप्लिकेशन। एक चीज़ और है इसके अंदर, जब हम एडिशन की बात करते हैं ना, व्हेन वी आर डूइंग दिस थिंग a प्लस बी, दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू, चाहे आप a प्लस बी करो चाहे b प्लस a करो, दोनों सेम ही रहेंगे, जैसा कि हमारी नॉर्मल मैथमेटिक्स में रहता है, मैट्रिक्स में भी सिमिलर रहेगा। और अब इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब तक का जितना भी है उसमें अगर आपको क्यूरीज हो तो आप ग्रुप में मुझे वो सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।